देखिए लालू चाहते हैं कि मीसा जीत जाए। मीसा जीतेंगी तो एक बड़ा फायदा। मैं साफ पूछ रहा हूँ कि क्या रीतलाल को इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए था। रूढ़ी की एक ही बात सबको खराब लगती है कि रूढ़ी वहाँ रहते नहीं। रोहिणी यदि चुनाव जीत जाती है तो क्या रोहिणी सारण में रहेंगी 5 साल। अशोक चौधरी ने खूब मेहनत की मुंगेर में और मुझे लगता है कि मुंगेर का किला बचा लिया गया। राहुल गांधी को बता चूसल गुठली चूसने में राहुल गांधी को मजा आता है। आम नहीं ले खाते हैं ना, गुठली चूसते हैं राहुल गांधी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम हैं एक विशेष कार्यक्रम में गेम बड़ा है। गेम बड़ा में हम बात करेंगे बेटे बेटियों को सांसद बनाने के लिए कई माँ बाप ने लगाई खुद की कुर्सी दांव पर। हार जीत पर टिकी है दिग्गजों की कुर्सी। बिहार में लगभग 15 से 16 सीट ऐसे हैं जहां पे कहीं पे किसी सांसद की, किसी एमएलए की, किसी मंत्री की बेटी बेटा। 4-5 सीट ऐसे हैं जहां पे किसी की पत्नी, और 1 सीट ऐसा है जहां पे जीजा साले के बीच की। तो हम बात करेंगे जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दिग्गजों की कुर्सी दांव पे है। कहीं कोई हारा तो उसकी कुर्सी गई, कहीं कोई जीता तब भी उसकी कुर्सी गई। वैसी स्थिति में हम संपादक नमन मिश्रा से बात करेंगे जो ऐसा आखिर क्यों है, ऐसा कौन कौन सा सीट है, क्योंकि ये लगातार ही घूमे हैं। ये कई सारे बेटा बेटियों के क्षेत्र में भी घूमे हैं लगातार। एक तो क्षेत्र ऐसा है जिसमें 2-2 पिता की, एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक पिता की दांव पर लगी हुई थी कुर्सी, क्योंकि इस चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों की परीक्षा जो ख़त्म हो जाएगी वैसे वैसे माँ बाप की, उसके बाद फिर वो नए तरीके से नए कलेवर में आएंगे। नमन जी, हम स्टार्ट करते हैं। आप ही स्टार्ट कीजिए जी। आप ही स्टार्ट कीजिए। कौन सा ऐसा माँ बाप है जिसका ये पहले दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये खबर क्यों हम कर रहे हैं। देखिए, आप जिस चैनल भारत लाइव को अब तक जानते रहे हैं उसका कलेवर बदल रहा है, तेवर बदल रहा है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के साथ हम भी अपने आप को बदल रहे हैं। दिन भर भारत लाइव पर जो आप ब्रेकिंग खबरें और अन्य खबरें देखते थे, अब उस पैटर्न में बदलाव आया है। भारत लाइव बिहार झारखंड लॉन्च हो चुका है और बिहार झारखंड यानी लाल जो लोगो वाला चैनल है वो आपको हमने डेडिकेट कर दिया। जिस चैनल को हमारे सीनियर चंदन झा जी अब संभालेंगे, उसमें हमारे जो भारत लाइव के जितने भी स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स हैं उस पर खबरें आपको देने की कोशिश दिन भर करेंगे, ब्रेकिंग खबरें। लेकिन भारत लाइव केवल ब्रेकिंग खबरों के लिए जाना नहीं जाता है। हमारे यहाँ खबरों की चीरफाड़, विश्लेषण और खबरों के पीछे की खबरें, सियासी गलियारों की खबरें, इन्हें आप तक पहुँचाने का हमारा जिम्मा था। अब इस होराइजन को हम थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं। हम मुक्त आकाश को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं अपने लिए। हम दिल्ली समेत देश भर के नब्ज़ पर भी, सियासी नब्ज़ पर भी अपनी जो नज़रें हैं वो बनाए रखेंगे। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर साहब का है वो आप अब देश भर के नब्ज़ पर देखिएगा। साथ ही साथ देश भर के बदलते मिजाज को हम आपको भारत लाइव में दिखाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको छोड़ रहे हैं। भारत लाइव अभी भी बिहार की खबरों को ही प्राथमिकता देगा। भारत लाइव जो मुख्य चैनल हमारा है, जो देश की नब्ज़ों पर रखेगा नज़र, वो भी बिहार की सूक्ष्मता से ही देश को देखेगा, बिहार के माइक्रोस्कोप से देश भर पर नजर। और इसी कड़ी में अब आप दिन भर भारत लाइव पर विश्लेषण ही देखिएगा, ऐसी खबरें ही देखिएगा जिनमें आपको राजनीतिक रुचि आपकी जो रही है उसको पोषित किया जा सके। तो आज जो खबर आप देखने जा रहे हैं ये बिहार की राजनीति से ही छनकर आई है। निश्चित तौर पर देश भर में ये खबरें आई हैं कि कई बड़े दिग्गज जो इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो बहुत दिग्गज, इतने बड़े दिग्गज हैं कि उनके बिना राजनीति का कहारा नहीं पड़ सकते हैं आप। लेकिन वो खुद नहीं लड़कर इस बार उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाकर बल्कि अपनी पूंजी, जमा पूंजी, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है। कैसे? तो देखिए, बिहार में 40 सीटों पर ऐसी 15-16 सीटें हैं जिन पर नेता पुत्र, नेता की पत्नियां, नेता के साले, नेता की बेटियां या दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो सीधी आमने सामने की लड़ाई है। यानी समस्तीपुर की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो समस्तीपुर में बिहार में नीतीश कुमार के 2 दिग्गज नेता, दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला है। एक बिहार में नीतीश कुमार के नवरत्नों का हिस्सा जो लगातार बिहार में नीतीश कुमार के बड़े बड़े कार्यों को निपटाते रहे हैं, चुनावी मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, अशोक चौधरी। तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी हैं।
महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के नवरत्नों में हिस्सेदार रहे हैं और इन्हें जहां चुनावी राजनीति से अलग रखा जाता है, इन्हें जो स्थापित राजनीति है यानी सदनों की राजनीति, उसमें ज़्यादा आप देखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को संभालना हो या कोई विशेष मंत्रालय संभालना हो, महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के माने बहुत कठिन कार्यों को करते नजर आते हैं। लेकिन समस्तीपुर में इन दोनों के पुत्र पुत्रियां चुनाव आपस में ही लड़ रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए, जो नहीं जान रहे हैं वो जाने कि अशोक चौधरी भी जदयू से चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं अपनी पुत्री को, और महेश्वर हजारी भी जदयू से अपनी पुत्र को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं दूसरे पार्टी। जहां शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री लोजपा आर के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर से, वहीं आप सनी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अब इस जगह का चुनाव हो चुका है, लेकिन हिचकियां आना बंद नहीं हुई हैं। सनी हजारी और शांभवी चौधरी दोनों समस्तीपुर में ही टिके हुए हैं। आज भले शांभवी चौधरी अलग कहीं जाकर पूजा पाठ कर रही हैं अपनी माता जी के साथ, लेकिन नजरें सबकी समस्तीपुर पर ही टिकी हुई हैं। दोनों जीत हार को लेकर 100% आश्वस्त हैं। सनी हजारी भी मानकर चल रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और शांभवी चौधरी भी मानकर चल रही हैं वो जीत रही हैं। इस चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें हुई जो ये एहसास कराती हैं कि कहीं ना कहीं इस जीत हार पर ही इन नेताओं के पुत्र पुत्रियों के अलावा नेताओं की राजनीति भी टिकी हुई है। अशोक चौधरी की पुत्री जीत जाती हैं तो अशोक चौधरी की दूसरी पीढ़ी, मैं दूसरी नहीं तीसरी पीढ़ी कहूँगा क्योंकि उनके पिता भी राजनीति में थे, वो भी राजनीति में स्थापित हो जाएगी। चिराग पासवान को एक मजबूत सेनापति मिल जाएगा, बिहार को एक युवा और महिला सांसद मिल जाएगा और देश भर को सबसे युवा सांसद मिलने जा रहा है अगर वो जीतती है। अगर नमन जी अगर कंप्यूटर की बात करें तो नीतीश कुमार के पास एक कंप्यूटर है जी, जिसमें कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क, स्क्रीन और माउस। जी, हार्ड डिस्क है हमको हमारे हिसाब से अशोक चौधरी जी, स्क्रीन है महेश्वर हजारी जी, और माउस है संजय झा। जी। तो ये पूरा कंप्यूटर का ही जो कुनबा है, एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा, लेकिन एक को तो जाना होगा। हाँ, एक को तो जाना होगा। ये परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि शांभवी चौधरी के जीतने से जहां ये सब होता है, वहीं शांभवी के हारने से सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अशोक चौधरी के चुनावी मैनेजमेंट की कलई खुल जाए। कल खुल जब प्रधानमंत्री आपके साथ थे, मुख्यमंत्री आपके साथ थे, चिराग पासवान आपके साथ थे, आप स्वयं अपने साथ थे और आपके साथ आचार्य कुणाल थे जो कि आरएसएस और हिंदुत्व के एक बड़े वाहक माने जाते हैं, तो बचता क्या है? जदयू का संगठन आप ही के लिए काम कर रहा था, भाजपा का संगठन आप ही के लिए काम कर रहा था, चिराग पासवान का संगठन आप ही के लिए काम कर रहा था, और तो और कांग्रेस के भी दिग्गज आप ही के साथ चले आए थे। वहाँ के लोकल सांसद जो है, विधायक जो रहे हैं और सांसद के प्रतिनिधि अपने आप को मान रहे थे टिकट के, उनके पुत्र अशोक राम के पुत्र आपके साथ घूमते अतिरेक वो आपके साथ घूम रहे थे। कांग्रेस के कई नाराज दिग्गज आपके साथ घूम रहे थे। तो आपके पास तो बॉर्नवीटा से लेकर जो कहा जा सकता है प्रोटीन शेक सब था, फिर भी आप चुनाव कैसे हार जा सकते हैं? इस पर कहीं ना कहीं अशोक चौधरी की राजनीति आगे की भी एक सीट टिकी हुई है। एक सीट और है जहां चुनाव हो चुका, पहले हम लोग चुनाव जहां हो ये चुका मैं खत्म कर लूँगा। तो दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ सनी हजारी है। सनी हजारी के जीतने से सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो महेश्वर हजारी को मिलेगा। महेश्वर हजारी की दूसरी पीढ़ी भी राजनीति में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, इनसे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ा फायदा तीसरी पीढ़ी, देखिए बाबा बोल रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी इनकी भी है। चलिए, तो तीसरी पीढ़ी स्थापित हो जाएगी और सबसे स्थापित सनी हजारी हो जाएंगे अगर जी जाते हैं तो। इतना ही नहीं, सनी हजारी चूंकि किसी और पार्टी से जुड़े हुए थे और अब वो कांग्रेस में रात रात आए हैं, तो रात रात आने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी इनका भविष्य बड़ा हो सकता है। एक और बात है, चूंकि चुनाव के मंच पर ही नीतीश कुमार ने कह दिया कि मेरे प्रत्याशी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है या खेल करने की कोशिश करता है, चुनाव के बाद देख लेंगे। ये एक वेकअप कॉल था महेश्वर हजारी के लिए। ये महेश्वर हजारी के लिए एक तरह से फरमान था, चुनाव खत्म, आप भी खत्म। जदयू में अब बहुत कुछ बच नहीं जाता है इस चुनाव को हारने के बाद। तो क्या संभव जीत जाती है तो महेश्वर हजारी पे कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। हार भी जाती है तो कार्रवाई होगी, ये उन्होंने खुद कहा नीतीश कुमार ने। तो ऐसी स्थिति में अगर सनी जी जाते हैं तो एक जीवन दान मिल जाएगा महेश्वर हजारी की राजनीति को। जदयू से भी उनको तुरंत हटाना संभव नहीं होगा क्योंकि उनके पुत्र तो एक बड़े स्थापित जगह पर कांग्रेस में है और नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता हो सकता है फिर से महागठबंधन में दोस्ती बनाए रखने का। एक खिड़की खुली रखते हैं, रोशनदान खुला रखते हैं, नली का पानी जिसमें से जाता है उसमें से भी रोशनी आने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार। ये प्रयास रहता है उनका।
और यहीं कहीं ना कहीं महेश्वर हजारी के पुत्र की राजनीति भी टिकी हुई। लेकिन अगर हार जाते हैं, अगर महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी हार जाते हैं, जैसे कि LIC लगभग सब जगहों से आ रहा है, फीडबैक आ रहा है कि वो जीत नहीं रहे हैं, तो सबसे बड़ा घाटा तो उनको ये होगा कि प्रथम ग्रासे मक्षिकाम पात्र, सनी को राजनीति में लाने का जो पहला ही दाव था वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। सनी कहीं शनि ग्रह में न फंस जाए। बिल्कुल। और दूसरा, कांग्रेस के वर्तमान में उस जगह से टिकटार्थी जितने थे वो कांग्रेस में इनको टिकने नहीं देंगे। आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चाहे अशोक राम हो जिनकी टिकट काटी गई, या IP गुप्ता हो जिनकी टिकट काटी गई, ये दोनों कांग्रेस में इनको आगे किसी पद पर जाने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा केस हो जाएगा इनके खिलाफ कि भाई ये तो हार गए थे, इनको तो आपने मौका दिया था। दूसरा कि सनी भाजपा से और RSS से जुड़े रहते, VVP से कई लड़के भी उनके साथ नजर आए उस दौरान, तो वो भी एक उनका जो छवि बना था वो भी दूषित हो जाएगा कि भाई जदयू कांग्रेस दोनों तरफ जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो जब आप एक स्थापित नेता है और आप पलटते हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे कार्यकर्ता, छोटे मझौले नेता जब इधर से उधर होते हैं तो उनकी राजनीतिक जो साख है, जो उनका बट्टा लगता है, व्यक्तित्व है, उस पर बट्टा लग जाता है। और ये कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों नीतीश के दिग्गजों के पुत्र पुत्रियां यहाँ से जीते, वरना दोनों के लिए सियासी दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जी। अब दूसरी सीट है नवादा। जी। नवादा भी पिता पुत्र CP ठाकुर बहुत कद्दावर नेता, उनके पुत्र विवेक ठाकुर, और दूसरी तरफ भी देखिएगा तो राजवल्लभ के भाई हैं, राजवल्लभ के भाई हैं। दोनों परिवार राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, दोनों का दबदबा रहा है। CP ठाकुर तो विभिन्न पदों पर शोभित करने के बाद बिहार भाजपा का कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में एक जमाने में रहते, जो कांग्रेस का दौर ही था सवर्णों का। और धीरे धीरे हमने देखा कि CP ठाकुर जैसे जैसे थोड़ा अस्वस्थ हुए, थोड़ा उम्र का तकाजा, तो उन्होंने स्वेच्छा से कई पदों को त्यागा भाजपा में। और एक्टिव जरूर है, भाजपाई वो आज भी है, आज भी बयान लेने जाए तो वो बयान पहले देते हैं। बीजेपी के कोई बड़े नेता आते हैं तो उनके आवाज पे उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने जाते हैं। लेकिन इनकी दूसरी पीढ़ी विवेक ठाकुर, जिन्हें राजनीति में लाने के लिए उन्होंने बहुत हद तक खूब प्रयास किया। और हमने देखा कि विवेक ठाकुर पहले तो चुनाव लड़े, हमने देखा कि उनको बक्सर से कहीं लड़े थे, ब्रह्मपुर से चुनाव लड़े, ब्रह्मपुर से हार गए, ब्रह्मपुर चुनाव लड़े, वहाँ जो रिजल्ट आया वो उनके बहुत पक्ष में नहीं आया। फिर हमने देखा कि वो दोबारा राजनीति में एक्टिव हुए और पार्टी संगठन लाइन पर काम करना शुरू किया उन्होंने, जिसका उनको इंस्टेंट रिवार्ड मिला, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एक अप्रत्याशित फैसला भाजपा ने लिया कि हम विवेक ठाकुर को लोकसभा का नवादा लड़ाएंगे। नवादा की सीट ऐसी सीट थी जहां 1 अनार 1 लाख बीमार, भूमिहारों की एक फौज, कोई सेना माने कोई सैनिक बनने के लिए तैयार नहीं, सबको सेनापति ही बनना है। 4 पार्टियां NDA में, चारों पार्टियों की तरफ से दावा था कि ये सीट हमको दे दीजिए। 5वीं पार्टी नहीं मांग रही थी, 4 पार्टियां दावा कर रही थी कि सीट हमको दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। चारों पार्टियों में 20-20 लोग थे जो कह रहे थे कि हमको दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। 1 अनार 1 लाख बीमार, मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर भी ये सीट एक राज्यसभा सांसद को, वर्तमान राज्यसभा सांसद को दे दी गई कि जाइए आप लड़िए और लड़कर यहाँ से जीतिए। देखिए मैं एक बात बता दूँ सर, इनकी राजनीति और इनकी जीत हार इनके व्यक्तिगत राजनीति के लिए बहुत घातक या बहुत असरदार नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि भाजपा के ऊपरी नेतृत्व के ये बहुत करीबी हैं, वरना एक एक करके 2-2 रिवार्ड्स कैसे मिल सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, ये लिबर्टी तो केवल मीसा भारती को उपलब्ध है। और वो भी लालू परिवार की सबसे कितना इंपॉर्टेंट है कि नाराज हो जाए तो राखिए ना बनाए, घर में राखिए ना होला। तो वैसी स्थिति में तो विवेक ठाकुर नहीं है कि इनकी नाराजगी से बहुत फर्क पड़ जाए मोदी जी को, अमित शाह को। दैट मीन्स कि इन्होंने कोई ऐसा जड़ी बूटी जरूर बना लिया है या ऐसा जगह जरूर हासिल कर लिया उस मोदी के संगठन में, उनके मंत्रिमंडल में, जहां इनकी पहुंच और बातें महत्वपूर्ण है। इनकी राजनीति अगर ये हार जाते हैं तो खुद के लिए बहुत घातक नहीं होगी, थोड़ी घातक जरूर होगी लेकिन खुद के लिए नहीं होगी। लेकिन बिहार में भूमिहार राजनीति के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। बिहार में भाजपा ओरिएंटेड भूमिहार राजनीति के लिए घातक होगा, क्योंकि आगे चल के मैं इस बार के बाद गिरिराज सिंह को चुनाव लड़ते नहीं देख रहा हूं। गिरिराज सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर, विकल्प के तौर पर, गिरिराज सिंह के भविष्य के तौर पर
विवेक ठाकुर को खड़ा किया जा रहा है कि आने वाले 10 साल ये संभालेंगे, वही जगह। एक राज्यसभा एमपी हैं बेगूसराय के राकेश सिन्हा, उनका भी नाम आ रहा था, और एक रजनीश भी एमएलसी हुआ करते थे। अगले बार वो लड़ेंगे वहां से, ये तय लग रहा है। हाँ, राकेश है, रजनीश। तब तक चूंकि गिरिराज सिंह बहुत एक्टिव नहीं है, नहीं, एक्टिव नहीं है। कौन एक्टिव होगा उन मंचों पर? किसको पहुंचाइएगा? विवेक ठाकुर पिछले 2 सालों से लगातार इन मंचों पर जा रहे हैं। जहां भूमिहारों की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, वहां भेजा था विवेक ठाकुर को, जाइए चमकाइए। मतलब इनके जीत हार से पार्टी को बहुत फर्क पड़ने वाला है। सीपी ठाकुर और सीपी ठाकुर की पार्टी दोनों चाहते हैं कि विवेक ठाकुर किसी भी स्थिति में जीते। दूसरी तरफ एक वहां से श्रवण कुशवाहा है, प्रत्याशी है नवादा के, जिन्हें रातों रात तेजस्वी यादव ने तय किया कि इनको टिकट देंगे। किसका काट कर? राजवल्लभ के परिवार को काट कर। राजवल्लभ परिवार में उनकी पत्नी है, विधायक भाई है, भाई उनके चुनाव लड़ रहे हैं, और जो उनके भतीजे हैं वो एमएलसी हैं वहीं के। इतना बड़ा परिवार की अनदेखी कर दिया गया है लालू परिवार के द्वारा। नवादा में कहीं ना कहीं वर्डिक्ट लिखा गया है। वो तो लिखा गया है। श्रवण कुशवाहा न जीते तो राजवल्लभ की एक बड़ी जीत हो जाएगी। अगर श्रवण कुशवाहा नहीं जीते तो भाजपा की एक बड़ी जीत हो जाएगी, विवेक ठाकुर की एक बड़ी जीत हो जाएगी। राजवल्लभ चुनाव बाद कहाँ जाएंगे भैया, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये चुनाव उन्होंने किसके कहने पर लड़ा, क्यों लड़ा, क्या स्थापित करने के लड़ा, ये भी आप जानते हैं। अगर आगे वो नहीं भी जाते हैं भाजपा या जदयू में, तो बाहर आ सकते हैं। तो कम से कम इतना तो तय है कि वो बाहर आ जाएंगे, या अगली बार उनकी सीट तो खाली रहेगी राजद से। हाँ, राजदों को अपनी गद भूल चुकी है, ठीक है राजवल्लभ ठीक है। हाँ, एक बार जो गलती करता है ये हो सकता है, ये संभावनाएं बन सकती हैं, और इसी पर कहीं ना कहीं ये नवादा की सीट टिकी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। एक नमन जी, एक और पिता पुत्र हैं जी, अखिलेश आकाश, ये भी भूमिहार ही का क्षेत्र है जी। अखिलेश और आकाश भी पिता पुत्र है। अखिलेश की भी साख इस पे लगी हुई है। आकाश को शायद दूसरी बार ये लड़ा रहे हैं, एक बार मोतिहारी से उतारे थे, वो हार गए, फिर इस बार महाराजगंज से उतारे हैं। यहाँ भी अखिलेश सिंह की साख फंसी हुई है। जी जी, देखिए अखिलेश सिंह, मैंने कल ही शायद इसका विश्लेषण बड़ा अच्छा किया था कि अखिलेश सिंह जैसे नेता हैं, उन्होंने पुत्र को भी अपने वैसा ही नेता बना दिया। 40 सीट में रिजर्वो सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश सिंह, अगर चाह दे तो। उनके पास आशीर्वाद ऐसा है। और लालू से आशीर्वाद ले लेते हैं, भाजपा वाला सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। आप जानवे करते हैं रोडी जी वाला मामला। आप कांग्रेसों में जानवे करते हैं कि इंदिरा गांधी तक पहुंचे उनका, आज भी सोनिया गांधी तक नहीं, इंदिरा गांधी तक पहुंचे उनकी। और यही राजनेता वो अपने पुत्र को बना रहे हैं। मोतिहारी में प्रथम गिरा से मक्षकम पात्रम और द्वितीय गिरा से लताड़िका पात्रम। फिर इनको महाराजगंज में लाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि महाराजगंज में आकाश काफ़ी मजबूत दिखे। महाराजगंज में आकाश अपनी जो नहीं तो स्वच्छंद आकाश में उड़ते हुए नजर आए अपने। और यहाँ आकाश सिंह को अगर 5 साल मेहनत कराई जाए और फिर दोबारा लड़ा जाए तो मुझे लगता है आकाश सिंह जीत जाएंगे अगली बार। यही चुनाव जीत जाते हैं। अगर 2 साल से भी मेहनत करते होते हैं तो जीत गया होता है। सही बात। लेकिन सिग्रीवाल को आकाश सिंह के लास्ट मोमेंट आने का फायदा मिल गया है। भूमिहार चुप हो गए थे। भूमिहार सच पूछिए, देखिए नहीं होता कि किसी बच्चा मिठाई तो खूब पसंद आता है, हवा मिठाई, बच्चा को तो मिठाई खूब पसंद आता है। लेकिन अगर बच्चा कहे कि हमको ललका मिठाई भी चाहिए, ब्लू का भी चाहिए, हरे का भी चाहिए, जानता कि सब तो नहीं दिलाइएगा, ये कोई आप दीजिएगा उसमें से, शायद वो ना मिले तो नखड़ा करने लगा। आप प्लेट में ले आए, चारों रख दिए, तब क्या होगा? अकचका जाएगा। भूमिहार इसी में अकचका गया। ये अंतिम समय में कोर्स कैसे चेंज हो गया। और जैसे ही भूमिहारों को विकल्प मिला, भूमिहार 2 पेज में फंस गए भैया। हम वहाँ थे, आप भी थे, आपने देखा ना। आधा भूमिहार ऊपर देख रहे हैं, मतलब देख तो सब ऊपर रहे हैं, आसमान या मोदी, आसमान या पसमान यही देख रहा है लोग। अब उधर देख रहा है लोग तो मोदी नजर आ रहे हैं, इधर देख रहा है तो पहलवान नजर आ रहे हैं। आकाश करें तो क्या करें। अब इसी चुप्पी में भूमिहारों ने वोट किया है। और मुझे लगता है कि जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है कि वैशाली तो भूमिहार जीत जाएगा लग रहा है, लेकिन महाराजगंज में भूमिहार खुद हार कर मोदी को जिता दिया उन लोगों ने। हाँ, ये बात कह रहे हैं आप, सही, खुद हार के। इससे क्या असर होगा? आकाश सिंह जीत जाते हैं तब तो अपने पिता की राजनीति को मजबूत कर देंगे। क्योंकि एक सांसद, एक अध्यक्ष हो या ना हो इस पार्टी में अखिलेश सिंह, एक सांसद तो उनका पॉकेट का हमेशा है ना, जब चाहेंगे कुछ करवा सकते हैं उससे। लेकिन जैसे ही आकाश हार जाते हैं, आपको पता है कि जो रोल रहा है अध्यक्ष के तौर पर,
वो बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। क्वेश्चनेबल रहा है। इस चुनाव में जितना हल्का कर दिया गया उनको, और जितना हल्का वो हो गया अपने पुत्र के टिकट के लेने अपने हल्का हो गए हैं। कई अपने लोगों को उन्होंने खोया। आईपी गुप्ता इतना मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट ना मिलकर अपने पुत्र को टिकट उन्होंने दिलवाया। और फिर जो भी चीज़ें हुई, पप्पू यादव का भी एक बड़ा प्रकरण है। पप्पू यादव भी अब जीत के आएंगे अगर, तो वो कांग्रेसी बनना चाहते हैं। तो वो गए रायबरेली गए, अमेठी गए चुनाव प्रचार करने के लिए, कांग्रेसी अपने आप को अभी भी कह रहे हो। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति में फंसे हुए अखिलेश सिंह। पुत्र अगर हार जाते हैं तो अखिलेश सिंह की राजनीति का भी तीसरी रेवाखंड है। हाँ, वही ना बोले, जो हम लोग बात उसी पे कर रहे हैं जी। ना, दांव पे है दांव पे सबकी है। साख। बिल्कुल। एक और जगह पे चुनाव हो चुका है, मधुबनी। यहाँ पे कई बार हुकुमदेव नारायण यादव रहे एमपी, वहाँ यहाँ का बेहतर आप समझा पाइएगा। और अशोक यादव हैं। जी। 2014 में जब मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ उतरे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो 20,000 से हुकुमदेव नारायण यादव जीते थे। जी। 2019 में बहुत इनको कमजोर प्रत्याशी मिला वीआईपी का, तो इनकी मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गई। इस बार फिर फातिमी उतर गए हैं मुस्लिम, और इस बार कुछ कॉम्बिनेशन अलग है। फातिमी के साथ मल्लाह भी हैं, कुशवाहा भी हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बात करने के लिए आए हैं जो पिता पुत्र, मतलब इस पिता की साख भी फंसी हुई है इस पुत्र के जीत हार पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हुकुमदेव नारायण यादव एक कद्दावर नेता हैं, उनकी संसद में उनकी एक पूछ होती थी। और जैसे ही अपने पुत्र को लॉन्च किया, प्रथम ग्रास से उनको जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार लगता है जो वो सभी जगह यही चल रहा है कि मैंने गड़बड़ा गए हैं। लेकिन क्या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो 3 बजे के बाद वाला वोटर, हाँ 3 बजे के बाद वाला वोटर, उसने बहुत मेहनत की। उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कोशिश की। अब यही है कि क्या 3 बजे इज टू लेट, क्या 3 PM इज टू लेट। अब यही है कि कहीं ना कहीं उस पर टिकी हुई है पूरी तरह राजनीति। हम लोग तो कहेंगे जो अगले फेज में 3 को ना 2 को देखा जाए, 1-2 बजे ही, 3 बजे कहीं ज़्यादा लेट न हो जाता हो। जी। तो एक बात और है कि देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति छोड़ दी है और उन्होंने बहुत स्वेच्छा से कहा था कि मैं अब नहीं बनना चाहता। ऐसा बहुत कम लोग, विरल ही होता है ऐसी चीज़ें। हमने देखा कि ऐसी ही कुछ रघुवंश बाबू की भी राजनीति रही थी। वो भी इसी परिपाटी, वो भी रमा सिंह से हार जाने के बाद बहुत दुखी हुए, जो एक अपराधी से मैं हार गया हूँ, अब मैं इस राजनीति को प्रणाम करता हूँ। जगदानंद सिंह भी कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति को अब इस बार तो नहीं देखने को मिला, लेकिन ऐसा राजनीति फॉलो करते रहे बीच बीच में। शिवानंद तिवारी भी कभी कभी देखे हमने कि वो इस तरह की राजनीति, वो तो जाते हैं आते जाते रहते हैं। अब दूसरी तरफ अश्विन चौबे भी हैं, पुत्र को स्थापित करने के लिए अपनी कुर्सी गंवा ली। आपने बात कर ली जगदानंद सिंह की। बक्सर पे आप काफ़ी रिसर्च भी किए हैं, बक्सर पे आपने काफ़ी काम भी किया है। मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, आनंद मिश्रा, ददन यादव। जगदानंद सिंह ने भी अपने पुत्र को इस बार लोकसभा में लॉन्च किया। विधानसभा में तो लॉन्च किए थे, वो बेचारे जीत के भी आए, मंत्री भी बने, उनको मंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा, हटे भी। इस बार जगदानंद सिंह की भी साख दाव पे, उन्होंने किसी न किसी कारण से लालू से टिकट लिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये अगर पिछली बार मिल गया होता टिकट तो मैं कहता कि ये सवाल हम लोग ना लिया जाए, क्योंकि जगदानंद सिंह के बारे में प्रचलित है कि वो अपने पुत्र को आगे नहीं बढ़ाते। इसी खीस में उनके पुत्र जाकर भाजपा भी ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन किए थे। सुधाकर सिंह को इस बार किसी ने चुनाव लड़वाया है तो जगदानंद सिंह है। इस बार वही मैं कह रहा हूँ कि रघुवंश प्रसाद बनना आसान नहीं है। जगदानंद सिंह भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। हमने देखा कि डिसिप्लिन उनका बदल जाता है। तेज प्रताप अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, और बगल में कोई कार्यकर्ता को 2-4 चमेटा मार के घरों भगा दिए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड। और कल मैंने जब कहा था डबल स्टैंडर्ड को दोगला, तो लोग कहते नमन जी भाषा की संयमता रखिए, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अरे तो कौन जगह नौकरी करते हो, कहाँ डिग्री है, हम कैसे जाने? हम आपसे कंपेयर करने थोड़े बैठे हैं। हम ये थोड़े कर रहे हैं कि हम दर्शक में हर दर्शक से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि मेरा काम ये है। आपको खूब बाल काटने आता होगा तो काहे जाते हैं हजाम गिरी कटवावे? आप भी तो बात कैंची है, घर में है, हाथ है, काट लीजिए, आईना भी है, शीशा है। जाते हैं हजाम के पास। आप इसलिए आते हैं क्योंकि प्रोफेशनल के पास जाते हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझसे भाषाई संयमितता की उम्मीद मत रखिए। दोगला शब्द खराब नहीं है, दोगला बनना खराब है। दोगला शब्द खराब नहीं। इसी को अंग्रेजी में बोलेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, डबल स्टैंडर्ड। हाँ, वो वही सही लगता है। हाँ, वो अच्छा लगेगा। लेकिन दोगला बोल दीजिएगा तो लोग पलट के जवाब देगा, खबरदार दोबारा मत बोलना। हालांकि मैंने ये दोगला किसी को नहीं कहा था, डबल मैं ये कह रहा था कि दोगले राजनीति, दोगला स्टैंडर्ड। मैंने ये कहा था कि द्वयम आपको लग रहा है विचार, द्वयम दर्जा का, द्वयम विचार। तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ जगदानंद सिंह का भी डबल स्टैंडर्ड दिखा है, और वो हम एक्सपोज कर रहे हैं। केवल मोदी को या किसी को या नीतीश कुमार को डबल स्टैंडर्ड का, नीतीश कुमार डबल स्टैंडर्ड, तो तेजस्वी डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तेजस्वी जब नीतीश कुमार आते हैं चरण चुम्बन क्यों करने लगते हैं? चरण चुम्बन क्यों करने लगते हैं पूरे परिवार के साथ? यही जगदानंद सिंह को ठंडा करा दिया गया था, बैठे चुप।
यही जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा दिलवाया था। मैं आपको बताता हूँ, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश पर बोल रहे थे, मंत्री वो थे ही, उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी, विवाद बढ़ रहा था, अपने ब्यूरोक्रेट्स को चोर बोल रहे थे, खुद को चोरों का सरदार बोल रहे थे, नीतीश कुमार को चोरों का महासरदार बोल रहे थे। महासरदार। तो ये विवाद इतना बढ़ा कि अंततः नीतीश कुमार की तेजस्वी की सरकार गिर जाती। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, डबल स्टैंडर्ड, रुक जा भाई, एक काम करो। सुधाकर, उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह को देखिए, तुम समझाइए। गए समझाने, पुत्र किसान नेता, खुद इगोइस्टिक आदमी, उन्होंने कहा कि नहीं, तब मेरा बेटा इस्तीफा दे देगा। सुधाकर सिंह उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो, खत्म करो कहानी। उनके कहने पर ही इस्तीफा हुआ। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि आज किसान दिवस है, आज किसान दिवस के दिन मेरा पुत्र किसानों की सबसे बड़ी कुर्बानी देगा। वो कृषि मंत्री से खुद इस्तीफा देने जा रहा है। और उसके बाद सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था। तो सुधाकर सिंह की राजनीति के माध्यम से ये जो टिकट दिलाया गया उनके द्वारा, जगदानंद सिंह के द्वारा, दिस इज अ गिवन लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सुधाकर सिंह एंड जगदानंद सिंह फैमिली। इस फैमिली ट्री को पॉलिटिकल फैमिली ट्री में कन्वर्ट करने के लिए आखिरी मौका है। क्योंकि आपको पता होगा कि उनके चचेरे भाई जो हैं दयाल सिंह, वो भी चुनावी सफर में कूद गए हैं, भाजपा ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। और जगदानंद सिंह के जो भतीजे हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं भाजपा, और वो भाजपा की तरफ से वहाँ से फील्डिंग कर रहे हैं, मिथिलेश तिवारी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार का ये आखिरी अस्तित्व की लड़ाई जो कहा है राजनीतिक भैया, वो शुरू हो गया है। और सुधाकर सिंह अगर यहाँ नहीं जीतते हैं तो इसके बाद आप उनको कोई महत्वपूर्ण पद पर जल्दी नहीं दिखिएगा। जगदानंद सिंह के साथ ही ये पॉलिटिकल फैमिली ट्री आपको सत्ता में जल्दी आती है, आप बड़े पदों पर आती नहीं दिखेगी। एक और पिता के बारे में हम बात कर ले, इंटरेस्टिंग पिता है वो बहुत चर्चित पिता हैं बिहार के, वो है लालू प्रसाद यादव। इनकी दो पुत्रियां लड़ रही हैं जी, एक रोहिणी, एक मीसा, एक पाटलिपुत्रा से, एक छपरा से। और इसमें लालू यादव का भी साख फंसा, लेकिन साख बेकार, क्योंकि मीसा तो 2 बार हार चुकी हैं, अब साख तो यहाँ बचा नहीं है। मीसा इस बार अच्छी स्थिति में है, तो लालू को यहाँ फायदा हो सकता है। लेकिन लालू चाहते हैं कि मीसा जीत जाए। मीसा जीतेंगी तो एक बड़ा फायदा होगा। मीसा यहाँ से पॉलिटिकल कंट्रोल अपना होल्ड करने लगेंगी। मोदी को एक सांसद का नुकसान कराया जाएगा। और पाटलिपुत्रा शहरी क्षेत्र है, अगर शहरी क्षेत्रों में राजद का दबदबा बढ़ने लगेगा तो फिर पाटलिपुत्रा से इन्फ्लुएंस होगा बगल में पटना साहिब पर, फिर दानापुर, फिर आसपास के इलाकों को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया जाएगा। बेटा है, आगे कोइलवर है, फिर ऐसे विधानसभा में इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मीसा भारती को अगर झटका लग रहा है तो परिवार से ही, परिवार से क्या, पार्टी से। मैं साफ पूछ रहा हूँ, क्या रीतलाल को इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या 2 टर्म पहले ही 2 बार भाई वीरेंद्र को नहीं मिलना चाहिए था? इन दोनों ने अपने लेवल से पार्टी के लिए जो करना था वो कर दिया, लेकिन मीसा भारती के लिए कोई पर्सनल लेवल पर करने नहीं जा रहा है, कोई किया भी नहीं है, चुप्पी भी है, दोनों चुप्पी भी है। तो ये साबित करती है रीतलाल तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो ये एक सवाल है ना कि भाई आखिर ऐसा क्यों? रीतलाल डिजर्व करते हैं, रीतलाल ने प्रूव किया है, पार्टी के लिए इतना मेहनत किए हैं। अगर पार्टी को यादव ही लड़ाना था तो रीतलाल में क्या कमी थी, भाई वीरेंद्र में क्या कमी थी? अच्छा नमन जी, ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ विक्रम में जी, जो 4 जून के बाद तेजस्वी जाएंगे जेल, क्या इसका फायदा मीसा को 1 तारीख को मिलता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि और लोग यूनाइट होने की बात कर रहे हैं। मीसा को अगर फायदा हो रहा है तो वो रामकृपाल यादव का जो ठंडा रवैया है एक सांसद के तौर पर, उसके चलते मिल रहा है। रामकृपाल भी बहुत काम नहीं कर पाए हैं। इनका शहर क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, विकास के कार्य जो प्रधानमंत्री करवा रहे हैं सो हो रहा है। अपने लेवल पर कुछ इनका बहुत मैंने लोगों का वो कागज चिट्ठी लिखवा देना जिसकी चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं रह गया आज के डेट में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चिट्ठी लिख के एम्स भेज दीजिए, चिट्ठी लिख के वहाँ से एम्स से वापस भेज दे रहा है चिट्ठी, करा कि पहले से 200 सांसद का रखा हुआ है, कितना इसे में डालो नीचे, ऐसे लगा दो नीचे, क्या फायदा? तो वही है, अब पूरी सब्जी खा मतलब पप्पू यादव नहीं बन पाते। पप्पू यादव तो एम्स और IGIMS चले जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर रामकृपाल के पुत्र को मौका मिला होता, अभिमन्यु को, तो वो शायद बेहतर विकल्प होता। इन्हें मौका अपने पुत्र को वक्त रहते देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब वो चाह रहे हैं कि बेटा को चिराग पासवान किंडरगार्टन में ज्वाइन करा देंगे, खुद अपना इधर राजनीति अपना देख लेंगे। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा भैया, रामकृपाल अगर बहुत भाजपा के बड़े नेता होते तो उनको उस मंत्री पद से हटाया नहीं गया होता। भाजपा ने देख लिया कि ये यादव का वोट ले नहीं पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी ये मोदी का वोट ले पा रहे हैं। एक धर्म संकट की सबसे बड़ा बात है, मोदी का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन यादवों का वोट के लिए लालू यादव के खिलाफ एकदम चुप हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलते नहीं है, ताकि विवाद यादवों में
न हो और यादव का वोट इनको थोड़ा बहुत भी मिल जाए। अब नमन जी, हम लोग पिता की बात तो कर लिए, अब कुछ ऐसे पति हैं जिनकी अग्नि परीक्षा हो रही। मैं और एक सीट और बात किया। कौन सा? हमने यहाँ की तो बात कर ली, हमने सपरा सारण की बात नहीं की। हाँ, सारण किया। हाँ, सारण आपने में मीसा भी की एक बेटी है, हाँ, लालू की बेटी है, जो किडनी दी है, जो सबसे बड़ा दान की है। तो अब उस बेटी पर भी नजर है, पहली बार राजनीति में आ रही है, पहली बार। और राजनीतिक चाल लेकिन चलन ट्विटर का- पे वो एक्टिव रही है लगातार। राजनीतिक, अब ट्विटर ओपने थोड़ी ट्वीट करती हूँ, तो राजद का आईटी सेल करता है, हमसे का छुपा हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि उनके द्वारा ट्वीट करवा कर हाँ, बहुत काम बिगाड़ा गया है। उनको ट्विटर का चस्का भी लगवा दिया गया था कर्नाटक में। विवाद ये है कि अगर राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व उन्हें देखा नहीं। है, वो परिवार पर और अपने लिए अच्छी हो सकती है। मैंने बयानों में भी देखा कि हम कहीं ना जाएं। फिर मैंने सुना कि हम तो टूरिस्ट हो गए हैं ना, हम तो आते आते रहेंगे। सांसद आपने सब कुछ बोल रही हैं। आप रूढ़ी के खिलाफ लड़ रही हैं। रूढ़ी की एक ही बात सबको खराब लगती है कि रूढ़ी वहाँ रहते नहीं, कम रहते हैं। ये नाराजगी उनकी रहती है कि भाई रूढ़ी अवेलेबल बहुत नहीं है, प्रॉक्सी से मिलना पड़ता है कि रूढ़ी जी के आदमी हैं, इनसे मिलिए। प्रॉक्सी सांसद सब है वहाँ 10 को, इनसे मिलिए तो होगा, एम्बुलेंस का काम उनसे मिलिए तो होगा, जमीन का काम उनसे, मनरेगा का काम होगा उनसे मिलिए, उनसे का काम, ये ऐसे है। ये जो डायरेक्टनेस है किस नेताओं की, कुछ नेताओं की, वो अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है। इसी के खिलाफ ये चुनाव था। और आपने क्या किया? करेला पर नीम चढ़ा दिया, नीम पर कड़े चढ़ा दिया। रूढ़ी विदेशी है वोटों की नजर में, रईस हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, एरिस्टोक्रेट है, अरिस्टोक्रेट है। आपने क्या किया? विशुद्ध विदेशी लाके दे दिया सिंगापुर से। और सिंगापुर। अब मैं आपको एक बात बहुत प्रैक्टिकली पूछता हूँ, ठीक है भाई, सारण के लोग का बहुत बड़ा हृदय है, 56 इंच से भी बड़ा, किसी को वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बात पूछना चाहते हैं भैया, सीधा साधारण बात आपसे भी और दर्शकों से भी, जो सुन रहा है कम से कम कमेंट जरूर करें। मीसा भारती अगर चुनाव जीत जाती है, रोहिणी यदि चुनाव जीत जाती है, तो क्या रोहिणी सारण में रहेंगी 5 साल? 5 साल में हम छुट्टी नहीं जोड़ रहे हैं, घर जाना आना वो, क्या 5 साल वो वहां पर चुपचाप बैठ सकती हैं? हमको नहीं लगता बैठेगी। सिंगापुर में उनका एक सोशल लाइफ है, परिवार, मित्र, दोस्त, बच्चे, पति। क्या वो छोड़कर सिंगापुर आ जाएंगे सारण? क्या सारण सिंगापुर है? ना, जो ऐशो आराम, जो जीवन, जो लाइफस्टाइल के लिए सिंगापुर ये गई थी, गई क्यों थी तब? जब सब सारने में बा, तो पटना में क्यों रहते हैं लोग? एमएलसी फ्लैट में, 1 आने में, 2 आने में, 5 आने में क्यों रहते हैं? टके भाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि सारा ऐशो आराम यहाँ है। जब सारा पैसा सभी नेताओं के पास होता ही है भैया, तो मैं दर्शकों के भी कुछ क्लैरिटी कर दूं यहाँ पे, तो क्यों चाहते हैं कि मैं MP MLA बन जाऊँ पैसा खर्चा करके? क्यों? क्या ताकत ही है? मोदी सरकार में, मोदी के नेतृत्व में किसी सांसद की बहुत वैल्यू नहीं है, बहुत हद तक वैल्यू गिरा है सांसद का। फंड का क्यों वैल्यू बनना चाहते हैं? फंड का वैल्यू है, ऐशो आराम, स्टेटस सिंबल, फ्री का जो मिलता है सरकार के द्वारा, बिजली क्या बिल, कि गाड़ी, नौकर, तेल, सरकार, हवाई जहाज, हाँ, ट्रेन, उसका वो भोकाल कि घर के पैसा से नहीं कर रहे हैं, बॉडीगार्ड, सरकार के पैसे कर एस्कॉर्ट। रहे हैं। अब मंत्री बन गए तब तो बॉडीगार्ड, एस्कॉर्ट, हाउस गार्ड, सब उसी के लिए होता सब है। उसी के लिए होता है। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि लगता है इस जगह के हमको लगता है सारण के लोग, रूढ़ी निकल गए। सारण के लोग, एक कहावत नहीं है, आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके, हाँ, वही हो गया, रूढ़ी से गिरे तो खजूर पे अटके। नीम और केरला वाला हाल हो गया उनका। हाँ। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर चॉइस उनको नहीं मिला, और तीसरे चॉइस पे वो देखते नहीं है। वो बहुत लोग निर्दलीय लड़े होंगे, हाँ। कहाँ किसी को कोई देख रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये है कि लालू सिंबल यादव को पर। डेंट तो लगेगा रोहिणी के हारने से। हम लोग अब पिता की बात कर लिए, हम लोग थोड़ा सा पति की बात कर लें। बहुत सारे पति की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। सबसे पहले पति हैं आनंद मोहन जी। इनकी पत्नी लवली आनंद है, कई बार सांसद भी रही हैं। इस बार बहुत दिनों के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं। RJD से जुड़े हुए थे, फिर अचानक JDU में चले गए, JDU से टिकट दिलवाया है और ऐसे जगह टिकट दिलवा दिया जहां कांटा फंस गया है। रमा देवी को हटा करके रितु जायसवाल को RJD ने कैच कर लिया। बीजेपी का लोकल वोटर थोड़ा सा आनंद मोहन से खफा है। इसका एक कारण है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ बहुत सारी बातें बोल दी हैं। नीतीश कुमार के गुणगान में वो भविष्य दर्शाई लोग नहीं है, समझ नहीं पाता कि आगे क्या हो। भाव में बह हम तो गए। लगातार ही कह रहे थे सरकार गिरेगा। मैंने तो इनको बेटा को कहा भी था कि तुम भागोगे, वो खुद बोले थे कि हम नहीं भागेंगे। अंतिम दिन भागे तो बोले हमको खुद नहीं पता था। अरे हमको पता था, हमसे ना पूछा करो, कुंडली तो यहाँ पॉलिटिकल पड़ा हुआ है आपका।
तो आप कैसे देख पाइएगा? आप अपना कुंडली देख पाते हैं भैया? ना। उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। पॉलिटिकल कुंडली यहाँ देखने वाला नमन मिश्रा है, इसके पास आइए। तरह तरह की कुंडली होती है, पॉलिटिकल होती है, आपराधिक होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा इनके जो बयान थे ना वो बहुत बहुत भारी पड़े हैं। और वैश्य समाज में वहाँ पे थोड़ी नाराज़गी तो थी, टिकट कट गया। अब वैश्य समाज को एक मौका मिल गया ऋतु जायसवाल के नाम पर, तो हो सकता है कि शिवहर की सीट हाथ से निकल जाए। बट जदयू ने अपना पूरा तंत्र लगाया। राजद ने अंतिम समय में जिस तरह से बेचैनी हुई और IT सेल में वीडियो वायरल किया गया, फर्जी, कहाँ के सांसद का वीडियो, विधायक का वीडियो वायरल किया कि आनंद मोहन थप्पड़ मार रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं इस चुनाव को डैमेज करने की कोशिश अंतिम समय में की गई, जो कि नाकाम कोशिश थी। क्योंकि सब लोग जान गए थे बात। कल ही बाबा को एक आदमी फोन करके बोले थे, बताइए बाबा आप कह रहे हैं कि आनंद मोहन जीत जाएगा, थप्पड़ मार देता है कार्यकर्ता को। बोले भाई IT सेल वाला वीडियो, वो तो राधा मोहन पे गुस्सा था। राधा मोहन कैसे आप जा रहे हैं राधा मोहन को, वहाँ पे VIP जीत रहा है, वो लगा बाप रे एकदम। VIP खुद मान रहा है कि यार राधा मोहन दूसरे पति हैं जिस पर आप रिसर्च किए हुए हैं, जहाँ पे आप गए भी हैं कई बार, लगातार वहाँ कैंप भी किए हैं, दिनेश सिंह, इनकी भी हालत लगता है खराब दिख रही है। इनकी पत्नी की, पतियों की हालत ठीक नहीं लग रही है। पिताओं की हालत तो कुल मिला जुला ठीक भी है, हाँ। पतियों की हालत ठीक नहीं लग रही है। दिनेश सिंह ने प्रयास खूब किया ना, काफ़ी प्रयास था। लोजपा खगड़िया हारेगी कि वैशाली हारेगी, खगड़िया हारेगी कि वैशाली हारेगी, ये चल रहा है। मुझे लगता है कि खगड़िया से आगे अब वैशाली हो गया। खगड़िया बहुत हद तक लोजपा ने मैनेज कर लिया है। राजेश जो प्रत्याशी थे वहाँ से, खगड़िया से, हाँ, बहुत हद तक उन्होंने अपने चुनाव को मैनेज कर लिया। चिराग पासवान भी जितना पसीना बहाए हैं खगड़िया में, उसका भी असर हुआ। और लौकुश नेताओं का जो जमावड़ा लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो एकमात्र लग रहा था कि फ्लॉ था, यहाँ से लीक कर सकता है वोट, उसे भी बंद कर दिया गया अंतिम समय में। तो एक तरह से वो सील पैक हो गया। वो एक और चीज़ हुआ जो तेजस्वी के मंच पे, एक तरफ मुकेश सहनी, एक तरफ कैसर। हाँ, कैसर से लोग वहाँ के नाराज, मुकेश सहनी वहाँ से हारे हुए, और तेजस्वी हारे, तीन हारा हुआ एक साथ दिख गया। तीन हारा हुआ एक साथ दिख गया, जिसका असर खगड़िया में राजेश कुमार को बढ़त दिखा दिया। हाँ, राजेश के खिलाफ एक ही बात थी कि उनको बाहर लोग कर रहे थे, लेकिन एक मुस्त जो टिक गए, हिले नहीं, इसका असर हुआ। मतलब भाई जब इतना दिन लगातार यहाँ रह गया तो लगता है यहीं रहेगा। तो एक और कहीं ना कहीं इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वैशाली में भूमिहारों को एक बढ़िया नेतृत्व मिला और ऑप्शन मिला, और उस ऑप्शन को उन्होंने स्वीकारा है। वो दिनेश सिंह के सामने जब मुन्ना शुक्ला खड़ा करते हैं आप, तो दोनों बराबर के लगते हैं, टक्कर के लगते हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर तो मुन्ना शुक्ला बहुत भारी हैं, लालगंज में, कांटी में, मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाकों में। और रमा सिंह को उतारा गया, ये भी देखा गया। रमा सिंह लगता है बेमन से उतरे, उनका मन नहीं था। रमा सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, मन रहेगा वही वो खुद इंटरेस्टेड थे। लेकिन चिराग के कहने पर, चिराग के इन्फ्लुएंस में, चिराग के गए वो चलते उन्होंने कोशिश की, सब ने कोशिश की। मैंने कई कार्यकर्ताओं से भी बात की है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। हम लोग के एक रिपोर्टर भी उसी इलाके से आते हैं, वो भी कल आए लौट के वहाँ, उन्होंने कहा जो बीना देवी की स्थिति ठीक नहीं है। एक और आप बोल रहे हैं पति की हालत खराब है, एक दीनहीन पति हैं अशोक महतो। वो बेचारे बुढ़ापा में शादी किए इसी चुनाव लड़ने के लिए, और अनीता महतो से उन्होंने शादी की, बख्तियारपुर की रहने वाली है, अपने लगभग 60 के आसपास, पत्नी 46 की, और 24 घंटे के अंदर लालू ने टिकट थमा दिया, सिंबल दे दिया। इनके बारे में कहा जा रहा है जो ये ललन सिंह से बहुत पीछे रह गए हैं। वैसे यही एक सीट है जहां अगला पिछड़ा करने का प्रयास किया गया। एक कोशिश तो लालू ने, तेजस्वी ने और भी जगहों पर की, लेकिन इस सीट पर लगा था तेजस्वी को कि हो जाएगा, हुआ नहीं, जिसका फायदा, और जो कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट जो था जदयू का बहुत कहीं तगड़ा था उस जगह, उस सीटों में से ये था। मुंगेर था। अशोक चौधरी ने खूब मेहनत की मुंगेर में, और मुझे लगता है कि मुंगेर का किला बचा लिया गया। मुंगेर भी ऐसी सीट थी जहाँ ब्रह्मा भी जिता नहीं सकते थे, लेकिन एक बैग परिस्थितियाँ जो बदली, जिसको कुर्सी से हटाना था ललन सिंह को, देखिए क्या बोला जाता है परिस्थिति, जिसको कुर्सी से हटाने के लिए ललन सिंह बेचैन थे, एकदम जान दे रहे थे, उसी ने इनकी कुर्सी बचा ली। अगर मोदी नहीं होते तो शायद ललन सिंह यहाँ से तीसरे नंबर पर चले जाते, कहीं टिकते नहीं। मैं बात जो बोल रहा हूँ दर्शक इससे बात रखेंगे। एक और है, उनका तो निधन हो चुका है, लेकिन उनका बिहार में काफ़ी दबदबा था, साहबुद्दीन, मोहम्मद साहबुद्दीन जी। उनकी पत्नी भी हैना साहब लड़ रही हैं, और वो शायद वो
सबसे आगे अभी चल रही हैं, वहाँ आरजेडी चला गया है तीसरे नंबर पे, हिना साहब वर्सेज जेडीयू हो गया है। क्या मानते हिना हैं? साहब की जीत है, क्योंकि हिना साहब जिन कारणों से चुनाव लड़ रही हैं वो कारण तो चुनाव के बाद आपको समझ में आएगा। अगर इसी बहाने वो जीत गई तो ये जरूर साबित हो जाएगा कि राजद इस राजदे उनके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे सिक्कड़ था, जो उसको रोक रहा था उनके पैरों को। शहाबुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन के परिवार को सबसे बड़ी समस्या यही होती है, यही कहा जाता है कि राजनीति में किसी के लिए ईमानदार रहिए, खूब काम कीजिए पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए भी सोचिए। ये नेता अशोक चौधरी या बाकी जो भी लोग हैं, ये टिकट अपने अपने परिवार को दिलवा रहे हैं या उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा आपके नहीं रहेंगे, लालू यादव हमेशा शहाबुद्दीन के नहीं रहेंगे। जब अपने पुत्र पुत्रियों की बात आई तो उसामा कहाँ फेंका गए, समाज को तो विदेश भेज दिया गया, हिना साहब को कहाँ छोड़ दिया गया, और आखिर हाथ किसने थामा? उस क्षेत्र की जनता ने। और अनलाइकली फ्रेंड्स, जो दुश्मन आप सोचते थे दुश्मन है, वही आपका दोस्त निकला, वही आपका दोस्त निकल गया। लेकिन मुझे लगता है शहाबुद्दीन की पत्नी यहाँ से जीते हारे जो भी हो, फैसला उनके पक्ष में ही जाएगा, चुनाव बाद उन्हें फायदा होगा। एक और परिवार है बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार, उनके भी परिवार से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पटना साहिब से। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। कैसे? रविशंकर को हरा देंगे? नहीं मतलब इस बार नहीं जीत रहे हैं, या वार्ड का चुनाव फिर होगा ना। हाँ, अच्छा, नगर निगम अंशुल कुशवाहा ही जीतेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वार्ड नंबर कौन सा? वो चेक करना होगा, मतलब लॉटरी सिस्टम से वो करना होगा। अच्छा, लॉटरी सिस्टम से। अगर एक अभी चुन लेंगे तो उस पर भी हार जाएंगे। अच्छा, उस समय एकदम पैराशूट से लास्ट मोमेंट उतारना पड़ेगा इनको। इनके साथ कांग्रेसी ही नहीं है। मैंने तो पहली बार देखा कोई प्रत्याशी ऐसा, मतलब अब हम इसी पे बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, हम ना बोलेंगे। एक 9 से शब्द है ना, छोड़ दीजिए तब, 9 से शुरू होता है, 9 से खत्म विवाद को जन्म मत दीजिए। लेकिन इनके लिए कल राहुल गांधी आ रहे हैं, आज ही राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी को हम बता, चूसल गुठली चूसने में राहुल गांधी को मजा आता है। आम नहीं ले खाते हैं ना, गुठली चूसते हैं राहुल गांधी। माने गुद्दा खा गए रविशंकर, गुद्दा लालू खा गए, तेजस्वी खा गए, रविशंकर खा गए, अब तोता खा गया, अब गिरल जो गुठली है उसको चूस रहा है कि आम मिला है। नहीं देखिए, मैं खुल के बोल दूं कि रविशंकर भी एक बड़ी राजनीतिक परिवार से आते हैं। हाँ, ठाकुर प्रसाद के पुत्र हैं। और उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन अंशुल ने आगे मजबूत कर दी। उनकी माता जी है कि नहीं मुझे नहीं पता, उनकी पत्नी होंगी, उनकी बहन है मुझे पता है। पूजा बहुत तगड़ा इनके घर में हुआ है। पूजा टिकट बचाने के लिए किया, लेकिन इतना पूजा कर दिया लोग कि सीटें बच गई उनका। मैंने प्रत्याशी जो सामने आया, नहीं महादेव से कहते महादेव ऐसा दुश्मन दो, पहले दुश्मन मत दो क्रिकेट में, दो ऐसा दुश्मन कि जो कमजोर हो, तो भगवान बोले अधमरा चलेगा। क्रिकेट में आप देखते होंगे, क्रिकेट तो आप देखते हैं जब एक बात और हम बोल देंगे। हाँ, क्या? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, दावा के साथ, माने हर घर में पोस्टर लगवा दीजिए, हर व्यक्ति को वीडियो दिखा दीजिए अंशुल अभिजीत का, फिर भी वोटिंग के टाइम पर चेहरा याद नहीं रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। पटना पश्चिम में, पटना साहिब में अगर आप पतवा करवा लीजिए कि सांसद का प्रत्याशी जो है कांग्रेस का वो कैसा दिखता है, अगर सही हुलिया बता दिया तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। अच्छा, क्रिकेट तो आप देखते हैं, क्रिकेट में अगर 5 बजे तक का टाइमिंग रहता है गेम ओवर होने का, 4:30 में कोई विकेट गिर जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है टाइम। नहीं, नाइट वॉचमैन एक शब्द है। नाइट वॉचमैन भेजा था। नाइट, हमको तो कांग्रेस का ही नाइट वॉचमैन। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये 2 धारी तलवार होता है नाइट वॉचमैन। एक एक्स्ट्रा विकेट भी दे सकता है के बॉल में, या हो सकता है बचा ले तो सुबह में सेंचुरी भी मार दे। अच्छा, हम एक और सीट है, एक अंतिम सीट पे हम बात कर लें, उस पर हम नाम नहीं लेंगे, न प्रत्याशी बोलेंगे, न जगह बोलेंगे। जीजा साले की, जीजा की दांव लगी हुई है इस पर। ये जीजा साला तो जमुई में है। इसलिए हम बोले आप ही बोलिए। चिराग पासवान की जीजा वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत प्रथम चरण में बहुत कमजोर उनको आंका जा रहा था, लेकिन आंकड़े पक्ष में थे। नहीं कहा था कि कहा जाता है कि मतलब जब हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, तो ऐसी हिम्मत कीजिए कि मैंने भगवान भी आपका काम करने लगे। इस जगह पर मजेदार बात है, जमुई में कागज पर कोई नहीं टिक सकता है महागठबंधन के वोट के सामने। 7 लाख तो महागठबंधन का विशुद्ध वोट है, जो अर्चना दास को जाएगा दिख रहा है, लेकिन चिराग में गया नहीं। चिराग पासवान के तेवर कलेवर, उनका वहाँ का जो इमोशनल वीडियोस हैं, जो वहाँ का उनका गढ़ है, उसकी वजह से चिराग पासवान ने अपने जीजा को वहाँ से ढेला रख के जिता लिया, एक तरह से खड़ाऊ रख के जिता लिया।
और पूरे चुनाव में बोलते गए कि मैं 2 जगह सांसद तो नहीं हो सकता था, तो मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने कहा ठीक जो अपने ही परिवार को सीट दे दिया, जीजा को दे देते हैं, जीजा नॉन पॉलिटिकल है, मैं जो कहूँगा वो करेंगे, जैसा विकास के कार्य जैसे काम को मतलब लोगों को वहाँ उन्होंने समझाया कि यहाँ के सांसद हम ही रहेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया अलाउ नहीं करती है। नहीं तो देखिए वही अगर जीजा हार जाते हैं, चिराग पासवान को डायरेक्ट नुकसान होगा, एक सीट कम होगी और अगली बार जो मांगेंगे सीट भाजपा से बढ़ा के दीजिए विधानसभा में, तो वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे गेम बड़ा है। गेम बड़ा में बेटे बेटियों की सांसद बनाने के लिए कई माँ बाप की खुद की कुर्सी है दांव पर, हार जीत पर टिकी है दिग्गजों की कुर्सी। अब कम से कम 15 से 16 सीट ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से माँ बाप, पिता पुत्र, जीजा साला का मतलब आमने सामने या उनके लोग लड़ रहे हैं। उस पर हम लोग बात कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी से। उन्होंने एकदम कहे जो एक तरह से समझा दिया जो कौन सा पिता आगे है, कौन सा पति आगे है, कौन सा जीजा आगे है। तो इस तरह से उन्होंने चर्चा की। और ये कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप मुझे जरूर अपना कमेंट दें कमेंट बॉक्स में जाकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।